हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट सेशन हमारा देख लिया है, स्टडी किया है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ऑडिटिंग के बारे में बेसिक्स, ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स, फीचर्स, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट, अलॉन्ग विद दिस ऑडिटर्स एंगेजमेंट, ऑडिटर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है और कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज भी देखी है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विथ अदर डिसिप्लिन्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिटिंग एंड सम अदर टर्मिनोलॉजीज, जिसमें फर्स्ट आएगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, देन हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, देन वी विल स्टडी गवर्नमेंट ऑडिट, देन स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट ऑडिट के बीच का डिफरेंस, देन इंटरनल ऑडिट, thereafter स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट के बीच का डिफरेंस, देन ऑडिट, देन सोशल ऑडिट, देन एनवायरमेंटल ऑडिट, efficiency कम परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। इंटरनल ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट दोनों रिलेटेड टर्म्स है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है जो हम देखेंगे। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईटी वर्ल्ड है, आज के समय में बहुत जरूरी है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें सेफ रखना। वो भी हम पढ़ेंगे, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। देन अदर और मिसलेनियस ऑडिट्स जिसको हम कह सकते हैं। एंड थ्रू आउट दिस सेशन हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और एट द एंड में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जरूरी रहेंगे। And then we will have a small recap of what we can expect or what you can expect in the coming session. Don't feel bad or anything. Worry. Don't worry. इतने सारे टॉपिक्स, भले ही ये टॉपिक्स के नाम अलग अलग लिखे हैं हमने, बट ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं और इंटरलिंक्ड है। साथ में पढ़ते हैं तो दोनों का लिंकेजेस लगाकर हम लोग इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जिसका नाम है रिलेशनशिप एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग तो आप एक लंबे समय से 11th ऑनवर्ड्स शुरू है ही आपका, अभी भी आप लोग अकाउंटिंग पढ़ ही रहे हो। तो अकाउंटिंग क्या है आप लोगों को पता है। ऑडिटिंग हम लोगों ने पहले सेशन में पढ़ा है, व्हाट इज ऑडिटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड है, बट ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। जैसे ही अकाउंटिंग खत्म होती है वही पॉइंट से ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, ऑडिटिंग इज अ पोस्टमार्टम जॉब। अकाउंटिंग हो गया, वो सही किया या गलत किया दैट वी डोंट नो, वो तो हमें ऑडिट में पता चलेगा। यानी आपने अकाउंटिंग कर दिया, जो भी एरर्स करनी थी, मिस्टेक्स करनी थी या फ्रॉड जो भी करना था वो हो चुका है, और वो होने के बाद हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल डेटा हमारे पास में आया है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो ट्रू है या फेयर है या नहीं है। सो ऑडिटिंग starts or begins where accounting ends, and auditing is a post-mortem job. तो पहला डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये है कि इन अकाउंटिंग आप ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को एनालाइज करते हो, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट है उसे एनालाइज करते हो, और इन ऑडिटिंग आप
क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करते हैं। सर ये दोनों क्या है? मान लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने 5 करोड़ रुपीस का एक परचेस किया है। 5 करोड़ रुपीस का रॉ मटेरियल परचेस किया है आप लोगों ने, 5 करोड़ का। तो एज एन अकाउंटेंट आप लोग क्या देखोगे? परचेस किया है, ओके, ओके, हम लोग इनवॉइस की अप्रोप्रिएट डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। कैश में परचेस किया है तो अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हिट हो गए। क्रेडिट में परचेस किया है तो अकॉर्डिंगली आपके क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हिट हो गए। ये आप परचेस की सिंपल एंट्री पास करते हो। बट ऑडिट में क्या होगा? ऑडिट में आप उसी चीज के लिए उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी वेरीफाई करने के लिए जाओगे। सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करेंगे मतलब क्या करेंगे? सो ऑडिट में आप क्या देखोगे कि ये जो परचेस का ऑर्डर प्लेस किया गया है, क्या ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू प्लेस किया गया है? क्या जो हमने परचेस बता रहे हैं, जो इनवॉइस में लिखा गया है, क्या वो पक्का बिल है या कच्चा बिल है? मींस इज इट अ टैक्स इनवॉइस और अदर देन अ टैक्स इनवॉइस? क्या जितनी क्वांटिटीज इसमें लिखी गई है उतनी ही क्वांटिटीज हमने स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री हुई है क्या? ये सारी चीजें आप लोग वेरीफाई करोगे, जिसे आप कहोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो अकाउंटिंग में आप एनालाइज करोगे इवेंट्स को और ट्रांजैक्शंस को, जबकि ऑडिटिंग में आप अपने क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इवेल्युएट करोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी आप वेरीफाई करोगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग में you will record and summarize data and present it। जो भी इंफॉर्मेशन आई है सारी जर्नल एंट्रीज आप रिकॉर्ड करोगे, देन ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पे उसका एंड रिजल्ट या समराइज वे में आप प्रेजेंट करोगे आगे। जबकि ऑडिटिंग में आप उन्हीं एंट्रीज के लिए एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे और उन एविडेंसेस को इवैल्यूएट करके करोगे कि सब सही है या नहीं है, सही है या गलत है। ऑडिटिंग में आप उन्हीं को इवैल्यूएट करोगे, उन्हीं को वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। अकाउंटिंग में आपका मेन फोकस रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की तरफ, या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ आपका मेन फोकस रहेगा। जबकि ऑडिटिंग में आप उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फेयरनेस चेक करोगे। आप ये चेक करोगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या ये रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत बने हैं या नहीं है, इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा ऑडिटिंग में। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो भी आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग करने हैं, या फिर इंड एस आज के डेट में आपको फॉलो करना है, या जो भी लॉ है उसको फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे। जबकि ऑडिटिंग में आप क्या बनाओगे? ऑडिटिंग में आप उन अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग। 4 पॉइंट्स देखे हमने अभी तक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। पहला देखा, अकाउंटिंग में हम इवेंट्स को और ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑडिटिंग में आप क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी रिव्यू करते हो। अकाउंटिंग में आप एंट्रीज पास करते हो और समराइज डेटा प्रेजेंट करते हो। ऑडिटिंग में आप उन्हीं के लिए एविडेंसेस ऑब्टेन करके उनको इवैल्यूएट करते हो। अकाउंटिंग में आपका मेन फोकस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की तरफ। ऑडिटिंग में आप उनका फेयरनेस चेक करते हो दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बने हैं या नहीं बने हैं। अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर प्रेजेंट करते हो, जबकि ऑडिट में आप अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हो। 4 पॉइंट्स हुए हमारे अभी तक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच।
इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है या डिस्टिंक्शन है उसके लिए। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट, अब आप मुझे बताइए ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये स्टेक होल्डर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की, बराबर। तो अकाउंटिंग वाला जो पर्सन होगा या जो मैनेजमेंट होगी, दिस मैनेजमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। ऑडिट करने वाला पर्सन ऑडिट करके अपना ऑडिट रिपोर्ट डिलीवर करेगा क्लाइंट को। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, पहले अकाउंटिंग होगा, उसके बाद ऑडिट स्टार्ट होगा। दैट ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। अकाउंटिंग में आपका मेन इंफोसिस कहां पे होगा? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करोगे, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, फिर बेस्ड ऑन दैट आप अपनी अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री, लेजरिंग, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आप उसको प्रेजेंट करोगे। जबकि ऑडिट में क्या होगा? ऑडिट इज an analytical and critical examination of books of account and financial records and financial statements. So audit में आप critically analyze करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके बेस पर आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे। क्लियर है यहां तक? एक बार फिर अगर आपको बैक जाके देखना है तो ये 4 पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में देखे कि अकाउंटिंग में इवेंट और ट्रांजैक्शन को एनालिसिस होता है, ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखा जाता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड को समराइज करके अकाउंटिंग डेटा प्रेजेंट किया जाता है, ऑडिटिंग में उसी के लिए एविडेंसेस के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है, अकाउंटिंग में मेन फोकस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने की तरफ, ऑडिटिंग में फोकस होता है उसके फेयरनेस को चेक करने की तरफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो अकाउंटिंग में अकॉर्डिंग टू रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आप ऑडिट बनाते हो बेस्ड ऑन योर ऑडिट फाइंडिंग्स। देन हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जबकि ऑडिटर रिपोर्ट सिर्फ अपने क्लाइंट को डिलीवर करता है। अकाउंटिंग पहले होती है और अकाउंटिंग जहां खत्म होती है ऑडिटिंग वहीं पर स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग में आपका फोकस रहेगा क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देयर आफ्टर इट्स रिकॉर्डिंग, इसके अकाउंटिंग की तरफ। जबकि ऑडिट में आप उसका ही एनालिसिस करोगे, क्रिटिकली एग्जामाइन करोगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो एट द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट हैपेंस। जबकि ऑडिटिंग इज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं उनका आप रिकॉर्ड होने के बाद में एग्जामिन करोगे, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करोगे। सही है या गलत है? अकाउंटिंग में बिजनेस इवेंट्स को मॉनेटरी टर्म्स पे मेजर किया जाता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, that all transactions those have monetary value will be recorded. So अकाउंटिंग में आप बिजनेस इवेंट्स को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स पे इवैल्यूएट करते हो, उनको रिकॉर्ड करते हो और एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करते हो। जबकि ऑडिटिंग में इन्हीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिव्यू किया जाता है और अपना ओपिनियन दिया जाता है ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये होता है ऑडिट। देन अकाउंटिंग करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमने पहले सेशन में देखा था that primary responsibility of accounting is of the management, and management is responsible towards owners for maintenance of financial records in such a manner जो पर्टिकुलर लॉ के तहत या पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत आपको बताया गया है। अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर लॉ
अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जबकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है और वो अपने ऑडिट करने के बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देता है। पहले सेशन में हमने पढ़ा था ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर आपको पहला सेशन याद है तो ये क्लिक होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा है। अगर ऐसे है तो पहले पहला सेशन देखो, फिर दूसरा देखो, बिकॉज ऑल दिस सेशंस विल बी लिंक्ड। इसके अलावा an accountant is not expected to review or report on the financial statements but to report the compilation of records to the manager. अकाउंटेंट को क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को कंपाइल करना है और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। उसको उनका रिव्यू वगैरह नहीं करना है। रिव्यू कौन करता है, एनालाइज कौन करता है, आपका ऑडिटर। सो रिव्यू एंड एनालिसिस वाला पार्ट कवर हो जाएगा आपका ऑडिटिंग में। The auditor is required to submit a report with his opinion on true and fair assertions made in the financial statements to the owners. ये ऑडिटर का जॉब है, अकाउंटेंट का नहीं। अकाउंटेंट का एक ही काम है, जो भी बिजनेस इवेंट्स हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनको कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है, उनकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपाइल करना है और एंड रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट को या अकाउंटिंग में आपको आगे कम्युनिकेट करना है। अकाउंटिंग का जॉब खत्म। ऑडिटर को उनको रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद उसे अपना ओपिनियन देना है कि वो सही है या गलत है, वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं दे रहे हैं, और उसको एंड में अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। ये जॉब ऑडिटर का है। एम आई क्लियर? कहानी यहां खत्म नहीं हुई। देयर आर सम मोर पॉइंट्स फॉर रिलेशनशिप एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। चलिए देखते हैं हम उनको। अकाउंटेंट की कोई एज सच लायबिलिटी नहीं है, उसने अकाउंटिंग किया, रिपोर्ट कर दिया। जबकि ऑडिटर कुड बी हेल्ड लायबल टू थर्ड पर्सन ऑल्सो। सर मतलब क्या है, आपने तो लास्ट सेशन में कहा था कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है, तो ऑडिटर थर्ड पर्सन को लायबल कैसे हो सकता है? तो इसलिए कि अगर ऑडिटर ने एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, देन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल एज वेल, कि आपने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी टैक्सेशन लॉ के तहत ऑडिट कर रहे हो और आपने वो टैक्सेशन लॉ के तहत वो जो टैक्स ऑडिट आप लोग कर रहे हो उस समय ड्यू डिलिजेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या आपने अपनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? दिन आपकी जिम्मेदारी तो बनेगी ना। ठीक है, ये जो भी वर्ड्स मैंने कहे हैं ये मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किए हैं और मैं रिपीट कर दूं कि आपको अपने आंसर्स में कोशिश करनी है कि ये वर्ड्स आए। चलिए, अकाउंटिंग जो होती है इट इज डन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ऑडिटिंग जो होती है वो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जाती है। वर्क फॉर और अंडर द मैनेजमेंट, और ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो आंसरेबल है और लायबल है टू ओनर्स या शेयर होल्डर्स एंड नॉट जस्ट टू द मैनेजमेंट, क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट एड्रेस करता है शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको। तो मैनेजमेंट के अलावा ऑडिटर उन लोगों को भी आंसरेबल है। समटाइम्स ऑडिटर गवर्नमेंट को भी आंसरेबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्पस के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो। क्लियर? इतना था हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच का डिफरेंस। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मैं ये एक्सप्लेन करूं इसके पहले बता दूं कि जो हमने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पढ़ा है इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग?
या फिर राइट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटिंग, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग पे शॉर्ट नोट ऑडिट के पेपर में आ सकता है, बिकॉज दिस टू आर रिलेटेड टर्म्स। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो एक ऑडिटर है और एक इन्वेस्टिगेशन है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, और सर ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है? पिक्चर का मूवमेंट, सर प्लीज एक्सप्लेन। सो ऑडिट एक एग्जामिनेशन है जिसपे आपको, एग्जामिनेशन का मेन पर्पज है, ऑडिट का मेन है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन based on your audit that whether financial statements represent true and fair view or not। और हमने पढ़ा था ऑडिट में आप लोग रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक इन डेप्थ एनालिसिस है। इन्वेस्टिगेशन में आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस लगता है फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जनरली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी फ्रॉड के केस में, जैसे सत्यम का फ्रॉड हुआ था कुछ समय पहले, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। या फिर आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो वहां पे ड्यू डिलिजेंस के साथ आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं कोई चोरी हो गई है, तो आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन की चोरी क्यों हुई है, किसने की, हु वर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये है आपका इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ। तो देखते हैं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच का डिफरेंस। नाउ ऑडिटिंग में क्या होता है, हमने जैसे कहा था ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन of the books of account and financial statements with an objective to express an opinion that whether they are true or fair or not। whereas investigation जो होता है, तो investigation is done with objective to ascertain any fact for some special purpose and which may vary based on your one assignment or another assignment। जैसे ए लिमिटेड में इन्वेस्टिगेट उनके ऑर्गेनाइजेशन में चोरी क्यों हुई। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सेबी में आस्क यू टू इन्वेस्टिगेट XYZ लिमिटेड की इसमें पर्टिकुलर जो नॉन कंप्लायंसेस है या पर्टिकुलर मिस गवर्नेंस है वो क्यों हुआ। तो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, और ये पर्पस एक असाइनमेंट या दूसरे असाइनमेंट में वेरी कर सकता है। ऑडिट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जबकि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव आपके असाइनमेंट के ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर या आपके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के ऊपर चेंज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑडिट का जो स्कोप है कंपेयर टू इन्वेस्टिगेशन इज वाइडर। ऑडिट में आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हो और फिर अपना ओपिनियन देते हो, तो ऑडिट का स्कोप कंपेयर टू इन्वेस्टिगेशन इज वाइडर, जबकि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप इज लिमिटेड। जो पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है आप उसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टिगेट करोगे। फॉर एग्जांपल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश की चोरी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन के कैशियर ने कैश चोरी करके लेकर गया और आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया, तो आपका मेन फोकस कहां रहेगा, ये कैश चोरी क्यों हुई, क्या वीकनेसेस थी, क्या इंटरनल कंट्रोल्स कम थे, कैसे हम इसको आगे रोकें। तो आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, जबकि ऑडिट का स्कोप बड़ा है। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट, दैट वेदर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड एज टू देयर ट्रूथ एंड फेयरनेस। जबकि इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पस असाइनमेंट है, एक स्पेशल पर्पस एक्टिविटी है।
जो कि हम किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, से भी आपको बोल सकता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मिस गवर्नेंस क्यों है उसका इन्वेस्टिगेट करो, या फिर आप लोगों को कोई कोई एक पर्सन किसी पार्टनरशिप में एडमिट हो रहा है, तो वो भी आपको बोल सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है करेक्ट है या नहीं है, या डेटा जो दिया है या मेरा इस पार्टनरशिप में ऐड होना सही है या गलत है। ऑडिट जो किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो प्रोसीजर्स आपको दी गई है, आप उन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के तहत आप ऑडिट करोगे। जबकि इन्वेस्टिगेशन में इन डेप्थ एनालिसिस होता है, तो ये ऑडिटिंग का एक एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। आप ऑडिटिंग से भी ज्यादा डिटेल में जाके चेक करो। ऑडिटर को अपना ओपिनियन देने के लिए जो एविडेंसेस चाहिए होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली पर्सुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में आपको कंक्लूसिव एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करके एक स्पेसिफिक पिन पॉइंट करते हुए एक रिपोर्ट दोगे। तो इसीलिए ऑडिट करते समय आपका जो अप्रोच होता है वो स्केप्टिकल, एकदम कुछ गड़बड़ ही है ये सोचकर नहीं होता है। एक सस्पिशियस आपका अप्रोच नहीं होता है। आप अलर्ट रहते हो, आप क्वेश्चनिंग माइंड रखते हो, आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है वहां पर, बट आप एक सस्पेंशन लेके नहीं जाते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग और मुझे रॉन्ग को ढूंढना है। आप ये सोचकर नहीं जाते हो ऑडिट। जबकि इन्वेस्टिगेशन शुरू ही होता है विथ अ सस्पिशन कि कुछ तो भी गड़बड़ तो है ही है, या कुछ तो भी डिटेल में चेक करना। इसके अलावा ऑडिट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो ऑडिट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है जो जनरली एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन का कोई पीरियड नहीं हो सकता। ये इन्वेस्टिगेशन मे बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड और इट मे स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ पीरियड्स। हो सकता है आपको वो इनकमिंग पार्टनर जिसकी हम बात कर रहे थे हमारे एग्जांपल में थोड़ी देर पहले, वो बोले कि आप पिछले 5 इयर्स का अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डेटा या रिकॉर्ड का इन्वेस्टिगेट करो ताकि मैं एक डिसीजन ले पाऊं। तो इन्वेस्टिगेशन में स्प्रेड ओवर अ गैप ऑफ पीरियड which may be longer than 1 year or it may be shorter than 1 year depending on the situation. ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, आप लोग रीड करो। ओके, इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी है। ऑडिट में जो ऑडिट करने वाला पर्सन होता है वो जनरली एक क्वालिफाइड पर्सन होता है और उसका क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करेगा, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। जबकि इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा रूल थोड़ी है कि ये पर्सन ही करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेसिफाई किया गया नहीं है, एक डिजायर्ड लेवल का नॉलेजेबल बंदा या कैपेबल बंदा, कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। हाँ, ये जो सीए सीएस और सीए में क्वालिफाइड पर्सन है ये लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि यही लोग करेंगे, जरूरी नहीं है, इनके अलावा कोई और भी कर सकता है। ये एक और डिफरेंस हो गया बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस क्लियर है। एग्जाम में सवाल आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टिगेशन, तो आपको इन्वेस्टिगेशन के ही पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। तब आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे।
सो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट. व्हाट वी आर स्टडीइंग? टाइप्स ऑफ ऑडिट. क्वालिफाई होने के बाद हमें यही ऑडिट्स करने हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो और ऑडिटिंग में प्रैक्टिस करते हो. बढ़ते हैं. तो ये कुछ मेजर टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हैं. इनके अलावा देयर आर अदर टाइप्स एज वेल, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्पेशल ऑडिट्स विच में इंक्लूड एनवायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट या कोई और ऑडिट. तो वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनका डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड प्राइवेट. नॉन स्टैट्यूटरी मतलब प्राइवेट ऑडिट. तो जो प्राइवेट ऑडिट है, जो नॉन स्टैट्यूटरी है, जो मैनेजमेंट को करना मैंडेटरी नहीं है, मैनेजमेंट का डिस्क्रिएशन है. मतलब पहला पॉइंट आपको अभी मिल गया, सर स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी ऑडिट. किसी लॉ में बोला गया है तो हमें वो ऑडिट करना ही है, इट इज मैंडेटरी. बराबर है. जबकि प्राइवेट ऑडिट सर इट इज अ डिस्क्रिएशनरी ऑडिट. मैनेजमेंट का डिस्क्रिएशन है कि ऑडिट करना है या नहीं करना है. पहला पॉइंट, दैट वेदर इट इज मैंडेटरी और नॉट. इसके साथ ही जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो प्राइवेट ऑडिट में मैनेजमेंट खुद होगी या मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होगा. जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो पर्टिकुलर स्टैट्यूट या लॉ में कि ये पर्सन अपॉइंट करेगा. क्लियर है ये? देन ऑब्जेक्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करने का है. जबकि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी या मैनेजमेंट बताएगी कि इसमें आपको क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, या किस पर्पस के लिए आप ऑडिट कर रहे हो. अप्रोच जो होगा प्राइवेट ऑडिट में प्रोप्राइटरी ओरिएंटेड रहेगा, जबकि स्टैट्यूटरी में कंप्लायंस ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा. सर ये प्रोप्राइटरी क्या है ये हम आज पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे हमारा सेशन चलेगा तब. स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो स्कोप है वो मैनेजमेंट खुद डिजाइन करके बोलेगी कि यही आपका स्कोप है, इतना ही आपको काम करना है. जबकि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमने जो कहा कि नॉन स्टैट्यूटरी जो स्कोप है वो मैनेजमेंट खुद बताएगी कि आपको इतना ही करना है. जबकि किसी लॉ के तहत अगर ऑडिट हो रहा है तो उसका स्कोप उस गवर्निंग लॉ में ही बताया रहेगा. हमने पहले सेशन में पढ़ा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्कोप लिमिट नहीं हो सकता. जो प्राइवेट ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को दी जाती है और स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट स्पेसिफाइड पर्सन को, जो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको दी जाती है. आप लोग इन डिफरेंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए. आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑडिट क्या है. तो गवर्नमेंट का ऑडिट क्या है ये देखते समय मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा. तो गवर्नमेंट ऑडिट इज बेसिकली ऑडिट और इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी. एक पब्लिक एंटरप्राइज के ऑपरेशंस का वेरिफिकेशन एनालिसिस. स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई या कोई गवर्नमेंट कंपनी हो गई, उनका डेटा, उनके ऑपरेशंस का वेरिफिकेशन होता है गवर्नमेंट ऑडिट. यानी पब्लिक एंटिटी जहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनका ऑडिट मतलब होता है गवर्नमेंट ऑडिट. तो सर ये जो गवर्नमेंट ऑडिट ऑथोराइज कौन करता है? जैसे आपने कहा था सर गवर्नमेंट ऑडिट मतलब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑडिट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंटल एजेंसी या गवर्नमेंटल बॉडी या म्युनिसिपैलिटी का भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसका भी हो सकता है.
तो सर ये गवर्नमेंट ऑडिट ऑथोराइज कौन करता है, बताइए या सोचिए, हु ऑथोराइजेस गवर्नमेंट ऑडिट? क्या गवर्नमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का सुप्रीम अथॉरिटी कौन है सर? ऑडिट का ऑथराइजेशन का सुप्रीम अथॉरिटी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CNAG ऑफ इंडिया। CAG एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो CAG देखता है गवर्नमेंट एजेंसीज या पब्लिक एंटिटीज का ऑडिट कैसे होगा, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और बाकी के अफेयर्स सारे। तो सर गवर्नमेंट ऑडिट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन ऑडिट। ट्रांजैक्शन ऑडिट, फिर ट्रांजैक्शन ऑडिट में क्या आएगा, सोचिए आप। ट्रांजैक्शन ऑडिट क्या हो सकता है? कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस मेन होते हैं? एक तो एक्सपेंडिचर ऑडिट यानी एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन, और दूसरा कौन सा होगा फिर? अगर एक ट्रांजैक्शन ऑडिट में एक्सपेंडिचर आ गया तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा विल बी रिसिप्ट ऑडिट, खर्चा और इनकम, कैश कहां आउटफ्लो हुआ और कैश का इनफ्लो कहां हो रहा है। इसके अलावा हम इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी हो सकता है, और गवर्नमेंट ऑडिट में तो हम इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को वेरीफाई करते ही है। व्हाट आई मीन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी करवा सकती है अपना, जहां पे उसकी इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑडिट करते समय ट्रांजैक्शन ऑडिट के साथ आप उसका इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी देखोगे। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ गवर्नमेंट ऑडिट के टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ा पहला तो सर ट्रांजैक्शन ऑडिट, इसमें दो टाइप सर, एक्सपेंडिचर ऑडिट और रेवेन्यू ऑडिट, और इसके अलावा हमने पढ़ा है इफिशियंसी ऑडिट, जहां पे हम आपकी इफिशियंसी चेक करेंगे, हम आपका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि आपकी इफिशियंसी एक रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है, आपका परफॉर्मेंस एक जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, एक क्वालिटी है, उसके तहत है या नहीं है। तो ये एक्सपेंडिचर ऑडिट में भी क्या क्या हम वेरीफाई करेंगे, आप देखोगे सबसे पहले ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। सर ये रूल्स एंड ऑर्डर्स क्या है? अब देखिए, गवर्नमेंट एजेंसी में खर्चा तो गवर्नमेंट कर रही है, आपके अपने पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है। अब मुझे ये मत बोलना कि सर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे पॉकेट से जा रहा है, बट वो जो पर्सन एक्सपेंड कर रहा है वो पैसा खर्च कर रहा है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के बिहाफ। तो अब इसमें ये चेक करोगे, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर में आप ये चेक करोगे कि पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर लॉ के तहत, या एक पर्टिकुलर ऑर्डर या नोटिफिकेशन के तहत हुआ है या नहीं हुआ है। इसे हम कहेंगे ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। देन ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। सैंक्शंस मतलब क्या? कोई भी एक्सपेंडिचर करने से पहले आपको उसका ऑथराइजेशन या सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो आप ये चेक करोगे कि वो खर्चा होने से पहले वो खर्चा सैंक्शनड है या नहीं है, ऑथोराइज्ड है या नहीं है। तीसरा, आप ये चेक करोगे ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजनिंग ऑफ फंड्स, मतलब ये जो सैंक्शन किया हुआ खर्चा है ये उतना ही खर्चा हुआ है ना जितने की आपको परमिशन मिली थी, जितने रुपए का आपको ऑथराइजेशन किया गया था। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को या एंटिटी को 1 लाख रुपए तक का खर्चा करने का ऑथराइजेशन था, पर उसने 1 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो ये भी गलत है। और फोर्थ आप चेक करोगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मतलब आप ये चेक करोगे कि वो जो खर्चा किया गया है वो क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज मुझे 100 रुपीज की मिल सकती थी, अगर मैं खुद अपने पॉकेट से खर्चा करता तो 100 रुपीज में परचेस करता, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पॉकेट से खर्चा हो रहा है, इसलिए मैंने कोई परवाह नहीं की, 100 रुपए के जगह पे 1000 रुपए तो भी मैंने खर्चा कर दिया।
तो ये आता है फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में। अगर आपको याद होगा तो इसी सेशन में थोड़े समय पहले हमने प्रोप्राइटरी ऑडिट या प्रोप्राइटरी ऑडिट के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने कहा था कि वो वर्ड आगे आएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे पहले क्या आएगा? ट्रांजैक्शन ऑडिट एंड देन इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। और ट्रांजैक्शन ऑडिट के भी दो पार्ट, एक एक्सपेंडिचर ऑडिट और दूसरा रिसिप्ट ऑडिट। और इस एक्सपेंडिचर ऑडिट में भी सबसे पहले आता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जिसको रेगुलेटरी ऑडिट भी कहा जाता है। और इस ऑडिट में आप ये चेक करते हो कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है वो अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रूल्स हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हो। सेकंड, आप इसमें भी चेक करोगे ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, मतलब the auditor has to ensure that each item of expenditure is covered by a sanction, either by general or special, and in case expenditure exceeds the sanction limit, then you have to raise the objection. Then आप ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजनिंग ऑफ फंड भी चेक करोगे, जिसमें आप चेक करोगे कि जो खर्चा किया है डज नॉट एक्सीड द सैंक्शन अमाउंट, मनी हैज बीन फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। जिस पर्पस के लिए खर्चा अप्रूव किया गया था उसी पर्पस के लिए आपने खर्चा किया है। मतलब मान लेते हैं आपको खर्चा अप्रूव किया गया था पब्लिक रोड बनाने के लिए, तो आप एक्सपेंडिचर पब्लिक रोड पर ही कर सकते हैं। आप उस पब्लिक रोड के खर्चे से अपनी ऑफिस बिल्डिंग नहीं बना सकते। और एंड में आप चेक करोगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, जिसमें ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, दैट इज क्वांटिटी, क्वालिटी, मोरालिटी एंड एथिक्स। यह है गवर्नमेंट ऑडिट। देख लीजिए इसको एक बार। एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट ऑडिट ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द फंड्स, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस ऑडिट। बढ़ते हैं हम आगे। तो सर अब स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट ऑडिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहली बात, स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल किसको है? जो पर्टिकुलर स्टैट्यूट बोलेगा, जिन जिनको एप्लीकेबल उनको, जैसे कि कंपनीज एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को भी एप्लीकेबल है। कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स में भी आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, आपके ग्रुप 1 में, डीटी में, पीजीबीपी में पढ़ा होगा, ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। या फिर ग्रुप 2 में ही इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीएसटी लॉ के तहत ऑडिट। जबकि गवर्नमेंट ऑडिट किसको एप्लीकेबल रहेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को। स्टैट्यूटरी ऑडिट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगी? इन द केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स, इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न उसका प्रोप्राइटर, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप उसका पार्टनर, इन द केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के मैनेजिंग कमेटी या एनी अदर ऑथोराइज्ड बॉडी। जबकि गवर्नमेंट ऑडिट में हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी एंड एजी। सी एंड एजी विल इंश्योर गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप अपनी रिपोर्ट अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ओनर को या शेयर होल्डर्स को सबमिट करोगे। जबकि गवर्नमेंट ऑडिट में आप अपनी रिपोर्ट जो सीएनएजी कहेगा उसे सबमिट करोगे, या फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट हो रहा है तो शेयर होल्डर्स को तो रिपोर्ट जाएगी ही जाएगी, अलोंग विद दिस उसकी एक कॉपी सीएनएजी को भी जाएगी। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड द गवर्नमेंट ऑडिट। अब आगे बढ़ते हुए आता है इंटरनल ऑडिट। मैं आपको याद दिला दूं, इंटरनल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट आर रिलेटेड टर्म्स। हम दोनों को अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे, लेकिन ताकि आप इंटरनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आया तो सिर्फ इंटरनल ऑडिट बोलकर उसका आंसर लिख पाओ, कंटिन्यूअस ऑडिट पे क्वेश्चन आया तो सिर्फ कंटिन्यूअस ऑडिट बोलकर उसका आंसर लिख पाओ,
और दोनों के पॉइंट्स आप आपस में मिक्स अगर होते हैं तो अप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट करके आंसर लिख सकते हो। तो सर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कर ही रहे हैं, तो इसके साथ में ही हम इंटरनल ऑडिट भी क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट एज वेल? So these are functions of internal auditor. इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? मॉनिटर करेगा इंटरनल कंट्रोल्स को ऑन कंटिन्यूअस बेसिस पर, ऑन डेली पर, ऑन रेगुलर बेसिस पर, या फिर ऑन रियल टाइम बेसिस पर। इंटरनल ऑडिटर एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन एज वेल। वो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट भी करेगा कि कितना रिस्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन को है, जिसमें भी नेचुरल रिस्क या नेचुरल क्लाइमेटिक रिस्क या मैन मेड रिस्क या रिस्क ऑफ फेल्यूर या रिस्क ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस या कोई और रिस्क। इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करेगा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, वो गवर्नेंस का एरिया भी चेक करेगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी रिव्यू करेगा। तो सर ये इंटरनल ऑडिटर होता कौन है? तो इंटरनल ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है। आई एम सेइंग इट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। मतलब इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का अपना आदमी भी हो सकता है, या इंटरनल मैनेजमेंट का अपना खुद का सिस्टम भी हो सकता है, या फिर ये एक आउटसाइड एजेंसी भी हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिट करने वाला पर्सन एक सीए ही रहे या सीएमए ही रहे या कंपनी सेक्रेटरी रहे या कोई लॉयर ही रहे या कोई और रहे। मैनेजमेंट कैन स्पेसिफाई कि हु आर द पीपल क्वालिफाइड फॉर इंटरनल ऑडिट, क्योंकि ये मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट एक कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल नेचर का अप्राइजल है। कंटिन्यू चलेगा ये डे टू डे बेसिस पर, डेली ऑडिट चलेगा और पीरियोडिकली इसका आप रिपोर्ट भी सबमिट करोगे। दिस पीरियोडिसिटी मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली, मे बी 6 मंथली, डिपेंडिंग ऑन दी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर इंटरनल ऑडिट होता है टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, कि मैं रियल टाइम बेसिस पर काम कर रहा हूं तो कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इंटरनल ऑडिटर मैं इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट कर सकता हूं या मैं इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट करता हूं। देन वी ऐड वैल्यू एज एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट क्या होगा? हमारा ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इंटरनल ऑडिट हो रहा है, हमारे ऊपर रेगुलर कोई वॉच डॉग है, तो जो गवर्नेंस है या जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन होगा। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग एज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। Internal auditor points out irregularities, non-compliances timely and not after year end. जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हमने कहा था वो एक पोस्टमार्टम ऑडिट है, सब होने के बाद में हम बोलेंगे ये गलत है या सही है। जबकि इंटरनल ऑडिट डेली बेसिस पर, रियल टाइम बेसिस पर है, रेगुलर है। तो इंटरनल ऑडिट गलती होने से पहले ही या गलती होने के समय उसको करेक्टिव एक्शंस बता सकता है, करेक्शंस दे सकता है। सो इंटरनल ऑडिटर बिलीव्स इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सर इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है? सोचिए आप। कई बार हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा है और अभी हमने इंटरनल ऑडिट भी पढ़ा है, तो आप सोचकर डिफरेंस लिख सकते हो। जैसे कि इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट एरर्स और फ्रॉड। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू चेक द कंफर्मिटी एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स। इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट, लेकिन क्या हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं सर, जो लॉ में लिखा है वो तो हमें करना ही है। इंटरनल ऑडिटर में सबमिट रिपोर्ट और में से कि we do not need any kind of report, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड। इंटरनल ऑडिटर जो है कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट
अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अगर कुछ निग्लिजेंस किया, अपनी जो लाइबिलिटी वो फॉलो नहीं किया, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिटर का जो रिम्यूनरेशन है वो मैनेजमेंट फिक्स करता है, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? शेयर होल्डर्स फिक्स करते हैं कंपनी के केस में। इंटरनल ऑडिटर को जो मीटिंग है उसे अटेंड करने का कोई राइट नहीं है, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को मीटिंग अटेंड करने का राइट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक ऑडिट का इंडिपेंडेंट पॉइंट्स भी पढ़ रहे हैं और इसको फिर दूसरे ऑडिट के साथ में एज अ डिफरेंस कंपेयर भी कर रहे हैं। तो एक बार हमने एक ऑडिट का पॉइंट पढ़ा, फिर दूसरे का पढ़ा, फिर तीसरे का पढ़ा, फिर चौथे का पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली वी कैन कंपेयर देम। और ये होने के बाद में हम जब रियल टाइम में उसको कंपेयर भी करते हैं तो हमारा एक रिवीजन सेट भी हो जाता है पढ़ते समय। सो आप लोग अगर सिर्फ डिफरेंस भी पढ़ लोगे, अगर आपने पहले एक बार अच्छे से पढ़ा है, एंड देन एज अ रिवीजन इफ यू स्टडी ओनली डिफरेंसेस, देन ऑल्सो यू आर एबल टू आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन, be it in the name of short note or in the name of difference between. तो इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंटरनल ऑडिट, या राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल ऑडिट, या व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, या इंटरनल ऑडिटर के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आ रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट की तरफ। सर ये फॉरेंसिक ऑडिट क्या है? फॉरेंसिक सीरियल में देखा होगा ना, इसे फॉरेंसिक लैब में भेजो फॉरेंसिक इवैल्यूएशन के लिए, तो फॉरेंसिक ऑडिट में आप कुछ तो गड़बड़ है सोच के करोगे। मतलब क्या है? फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ लीगलिटीज बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, रेगुलरिटी, इन्वेस्टिगेटिव एंड फाइनेंशियल ऑडिट। सर सब मिक्स कर हम एग्जामिन कर रहे हैं। Find out whether or not true business value has been reflected in the financial statement. इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा डिटेल्ड, ज्यादा डेप्थ, to find out whether any fraud has taken or not. ये है तो फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ लीगलिटीज बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, रेगुलरिटी, इन्वेस्टिगेटिव एंड फाइनेंशियल ऑडिट्स. Find out whether or not true business values has been reflected in the financial statements and to find whether any fraud has been taken. अब आते हैं हम सोशल ऑडिट की तरफ। सर ये सोशल ऑडिट क्या है? सोशल, सोशल ये वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आता है? सोशल 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 ये वर्ड आपने कंपनी लॉ में भी एक बार पढ़ा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल ऑडिट का पर्पस ये है कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ काम करें। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट क्या है? असेसिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर फुलफिलिंग देम। हम सोसाइटी की क्या नीड्स है, क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनको चेक करेंगे और उन रिसोर्सेस का अलोकेट किस तरीके से हम इफेक्टिव वे में करें ताकि सोसाइटी की नीड फुलफिल हो। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑडिट। दूसरा, spreading awareness among beneficiaries about the business efforts towards attaining social objective। यानी जो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव के या सोशल पर्पस के जो बेनिफिशियरीज है उनमें हम अवेयरनेस भी स्प्रेड करेंगे। इसके अलावा इंक्रीजिंग इफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। यानी हमारे जो CSR के जो प्रोग्राम्स है वो इफेक्ट किस तरीके से और भी इफेक्टिव हो सकते हैं, किस तरीके से उसका और ज्यादा फायदा और ज्यादा बेनिफिट हमारे सोसाइटी को मिल सकता है, ये भी चेक सोशल ऑडिट में किया जाता है। इसके अलावा स्क्रूटिनी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है सोशल ऑडिट के। यानी
सोशल ऑडिट में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने अवेलेबल रिसोर्सेस है और इन अवेलेबल रिसोर्सेस में हम किस तरह सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। साथ में हम अवेयरनेस भी स्प्रेड करेंगे जो बेनिफिशियरीज है उनमें, कि हमारे बिजनेस के क्या एफर्ट्स है जो हम सोशल ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए कर रहे हैं। हमारा सीएसआर का खर्चा किस तरीके से और इफेक्टिव हो सके, किस तरीके से उसको सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके, हम ये भी चेक करेंगे। और हमारी पॉलिसीज को हम स्क्रूटिनाइज करेंगे, कीपिंग द व्यू और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। सर ये स्टेक होल्डर क्या है, कई बार आया है स्टेक होल्डर, क्या होता है स्टेक होल्डर? क्या स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर? बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर्स आर इंक्लूडेड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है। स्टेक होल्डर में इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, हमारे एम्प्लॉइज, हमारा एनवायरमेंट, हमारी सोसाइटी, एवरीवन हु इज कनेक्टेड और अफेक्टेड विद आवर बिजनेस, चाहे वो क्रेडिटर हो, डेटर हो, गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर हो, हमारे एम्प्लॉइज हो, वो स्टेक होल्डर में आते हैं। तो स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल ऑडिट। बट सर ऑलरेडी कितने सारे ऑडिट हमने कर लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग, इंटरनल ऑडिट अलग, फॉरेंसिक ऑडिट अलग, इन्वेस्टिगेशन आया, गवर्नमेंट ऑडिट भी आया, उसमें आप एक और सोशल ऑडिट ला रहे हो। तो क्या एडवांटेजेस क्या है सोशल ऑडिट के? तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट। पहला, encourages community participation among different business entities। सारे बिजनेस एंटिटीज टुगेदर आएंगे कम्युनिटी के लिए। सेकंड, ensures continuous efforts towards environmental protection and use of environment friendly production processes। environment को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। थर्ड, builds customer satisfaction and trust through ethical business practices। Fourth, promotes collective decision making and sharing responsibilities। Fifth, develop human resources by working towards improvement of workers and underprivileged persons working or living conditions। हमारा गुडविल बनेगा, हम मार्केट में एक अच्छा नाम बनेगा कि नहीं यार ये एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी जो है ये बिजनेस भी कर रही है, साथ में सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम कर रही है। सो वी कैन से दैट आवर बिजनेस हैज अ सोशल टच, अ ह्यूमन टच टुवर्ड्स आवर एक्टिविटीज। तो ऑटोमेटिकली हमारा गुडविल बनेगा, हमारा अच्छा नाम होगा। तो हमारे गुडविल से, हमारे ब्रांडिंग से हमारे साथ हमारे कस्टमर्स अटैच रहेंगे, वर्कर्स एक इंक्रीज्ड लॉयल्टी के साथ हमारे पास काम करेंगे। दीज ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट। एग्जाम में आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशल ऑडिट, या व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल ऑडिट, या व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ द सोशल ऑडिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोशल ऑडिट के बाद आता है एनवायरमेंटल ऑडिट। ग्रीन ग्रीन हो गया ना, एनवायरमेंट है ना हमारा, धरती माता हमारी। सर ये एनवायरमेंटल ऑडिट क्यों जरूरी है, क्यों तो हम एनवायरमेंटल ऑडिट कर रहे हैं? वी ऑल आर सीइंग कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनवायरमेंट या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। इतना पोल्यूशन है कि हमें मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या कोई और हो। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, नए नए डिजीज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो हमें एनवायरमेंटल ऑडिट करना भी जरूरी है। तो एनवायरमेंटल ऑडिट में बेसिकली क्या करेंगे हम एक सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे। हम उसमें यह देखेंगे कि हमारे बिजनेस के वजह से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है या एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, और हम किस तरीके से ये एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन कम कर सकते हैं। जैसे सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट में क्या आएगा, कल्चरल इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, सोशल इंपैक्ट। और बायोफिजिकल इंपैक्ट में क्या आएगा, हेल्थ इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, इंपैक्ट ऑन लैंड एंड एयर, इंपैक्ट ऑन वाटर। आगे देखते हैं हम
एनवायरमेंटल ऑडिट में क्या बेसिक देंगे? एनवायरमेंटल ऑडिट का मेन पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, अर्थ और एनी अदर काइंड ऑफ पोल्यूशन। किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या होता है स्कोप एनवायरमेंटल ऑडिट का ओवरऑल? तो पहला हम देखेंगे ऑल एमिशंस टू एयर, लैंड एंड वाटर। आपके एयर एमिशन कितना कर रहे हो, आप एयर पोल्यूशन कितना कर रहे हो, आप लैंड का पोल्यूशन कितना कर रहे हो, आप वाटर का पोल्यूशन कितना कर रहे हो, ये सब कुछ आप चेक करो। अलॉन्ग विद दिस आप ये भी चेक करोगे लीगल कंस्ट्रेंट्स कुछ है क्या, जैसे जिस एरिया में मैं अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूं उस एरिया में कितने एनवायरमेंट को नुकसान होगा, अगर क्या वो कोई फॉरेस्ट एरिया है तो मुझे कितने ट्रीज या पेड़ कट करने पड़ेंगे, तो क्या मुझे इसके लिए कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस या एनवायरमेंटल परमिशन लेने की जरूरत है। आप लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम सुना होगा, एनजीटी, जो एनवायरमेंटल प्रोसेस करता है और कुछ पेनल्टीज वगैरह लेवी करना है तो लेवी करते हैं। रिसेंटली हमारे मुंबई में भी एक एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट को लेके कुछ एक्टिविटीज चल रही थी। देन आप चेक करोगे इफेक्ट्स ऑन द नेबरिंग कम्युनिटी, लैंडस्केप एंड इकोलॉजी। आपकी जो कम्युनिटी है, जो नेबरिंग लैंडस्केप है या उस एरिया की जो इकोलॉजी है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। फिर आप देखोगे पब्लिक परसेप्शन ऑफ ऑपरेटिंग कंपनी इन दैट लोकल एरिया, लोगों का क्या व्यू है, एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है देखते हुए। इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन हजार्ड्स इन द एनवायरमेंट और उसके एसोसिएटेड रिस्क्स एंड इट मेजर्स दैट may need to be taken for the management and control of the risk. So basically environmental audit में क्या आता है, प्री ऑडिट एक्टिविटीज, जैसे आप ये देखोगे कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसका हमें एनवायरमेंटल ऑडिट करना है, किस तरीके का पोल्यूशन होता है या एनवायरमेंट को किस तरीके के का हजार्डस एक्टिविटीज होती है। देन आप पर्टिकुलर साइट पे जाके वेरीफाई भी करोगे कि क्या क्या हो रहा है एंड देन पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज भी करोगे। तो एनवायरमेंट ऑडिट करते समय एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, इसमें आप देखते हो कि ये प्रोजेक्ट आने के पहले, पर्टिकुलर एक्टिविटी आने के पहले एनवायरमेंट की क्या पोजीशन है। फर्स्ट तो ये पोजीशन है, दिस इज गोइंग एट स्टेप बाय। देन आप चेक करोगे कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आने की वजह से एनवायरमेंट में कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आपने ये वेरीफाई किया कि प्रोजेक्ट आने की वजह से एनवायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है सर वो इस लेवल का डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, फ्रॉम बॉटम टू दिस इतना डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, दिस मच। वैसे तो इस लेवल का ही पोल्यूशन था, इस लेवल का डिग्रेडेशन था, अभी इस लेवल का डिग्रेडेशन हो रहा है सर यहाँ पर। तो अब ये चेक करोगे कि मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर सकता हूं जिससे पोल्यूशन कम हो जाए। तो आपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया, एग्जिस्टिंग पोजीशन देखी, प्रोजेक्ट आने की वजह से अगर कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो क्या डिग्रेडेशन होगा, आप वो चेक करोगे। देन आप बताओगे कि ये प्रोटेक्टिव मेजर्स आप लीजिए, जैसे आप नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट कीजिए, आप जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो वो इक्विपमेंट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज कीजिए, जैसे आप पढ़ ही रहे हो व्हीकल्स में भारत 6 स्टेज के नॉर्म्स आ रहे हैं ताकि एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कम हो। और वो इंप्लीमेंट लगाने के बाद आप कितना पोल्यूशन कम किए, तो सर हमने इस लेवल पर आ गए। तो ये एनवायरमेंटल ऑडिट की वजह से हमारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कम हुआ, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, अर्थ पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो या किसी और तरीके का पोल्यूशन हो, ओजोन लेयर का डिप्लीशन। और आप इसे कंटिन्यूअस बेसिस पर देखते रहोगे, इवेल्युएट करते रहोगे। अलॉन्ग विद दिस आप ये भी चेक करोगे कि अगर ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसी एरिया पे आया है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक लोग रह रहे हैं, तो मैं किस तरह से इनको एक अप्रोप्रिएट जगह पे रीसेटल कर पाऊं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, नेचर हो या कोई और हो। दिस इज ऑल एनवायरमेंटल ऑडिट। तो बेसिकली एनवायरमेंटल ऑडिट प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंट from pollution of air, water, earth or any other kind of pollution, and it involves pre-audit activities, site activities and post-audit activities। और इसका स्कोप होता है all emissions, air, land and water या कोई और, if there is any legal constraint, आप क्या effects ले रहे हो या क्या efforts ले रहे हो to protect the environment,
और किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए क्या, एसोसिएटेड रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स आप एनवायरमेंटल ऑडिट में चेक करोगे, वेरीफाई करोगे। एनवायरमेंटल ऑडिट के बाद हम लोग आते हैं इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट पर। इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, सिंपल एग्जांपल अगर आपको समझना है इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, तो मान लेते हैं आप लोगों ने किसी एक दिन 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई किया, 5 आवर्स टुगेदर, वेरी गुड। लेकिन जब मैंने देखा कि आप उन 5 घंटे में से 4 घंटे तो मोबाइल पर ही थे, तो आपकी इफिशियंसी कहां गई? इफिशियंसी तो नहीं रही। चलो ठीक है, आपने 1 घंटे तो पढ़ाई किया, लेकिन उस 1 घंटे में परफॉर्मेंस कितना किया वो भी मुझे चेक करना है। सर इस 1 घंटे में मैंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा, मैंने बुक खोली, उसको पढ़ना शुरू किया और मैं कोई और ख्यालों में खो गया, इफिशियंसी कम, आप लोगों के पढ़ाई का। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन भी इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करती है, जहां पर 3 मेजर एरियाज को चेक किया जाता है। इसमें पहला होता है इकोनॉमी ऑडिट, जिसमें आपका फाइनेंशियल या मॉनेटरी एक्टिविटीज का इफिशियंसी और परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। दूसरा आता है इफिशियंसी ऑडिट, वो तो हम देख रहे हैं कि कितना इफिशियंसी है आपका। और तीसरा आता है इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी ऑडिट में क्या देखते हो आप? इट इंश्योर्स दैट एंटिटी हैज अक्वायर्ड द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली. It implies that resources have been procured in appropriate quantity, quality and at minimum cost. That economically हम effective है, perfect है, कि जो हमने फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्सेज अक्वायर किए हैं वो एक डिजायर्ड क्वालिटी के हैं, एक डिजायर्ड क्वांटिटी में है और मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में है, क्वालिटी। इफिशियंसी ऑडिट में आप क्या चेक करोगे? इट इंश्योर्स द इकोनॉमिकल एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज. It refers to the relationship between inputs and outputs, that is goods and services produced and resources used to produce them yielding the expected results. जितना मैंने इनपुट दिया उसका जो स्टैंडर्ड या जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए था उतना ही मैंने आउटपुट भी निकाला है। इनपुट आउटपुट रेशो आप सिंपल वर्ड में देख सकते हैं। देन इफेक्टिवनेस में आप क्या चेक करोगे? इट इज एन अप्राइजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम and projects with reference to the overall targeted objectives as well as efficiency of the ways and methods adopted for the attainment of the objective. कितना इफेक्टिव आपका काम था, जैसे मैंने आपको आपके पढ़ाई का एग्जांपल लेकर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट का भी एक सब पार्ट है। तो गवर्नमेंट ऑडिट में तो हमें चेक करना ही करना है, या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम इंडिपेंडेंटली भी इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करवा सकते हैं। इफेक्टिवनेस एक वर्ड हमने पढ़ा था अभी लास्ट, इसका मतलब क्या है? एक सिंपल आपको एग्जांपल समझना है। तो गवर्नमेंट ने एक स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है या किया है, जहां पे गवर्नमेंट टॉयलेट्स भी बना रही है, जिसके ऊपर तो मूवी भी बनी थी सर, टॉयलेट अ लव स्टोरी। तो एक वे ऐसा है कि सर कितने टॉयलेट्स हमने बनाए, हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयलेट्स हमने बिल्ड किए? सर 1 लाख टॉयलेट बिल्ड किए फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन साथ में आप ये भी चेक करोगे कि कितने लोग उन टॉयलेट का यूसेज कर रहे हैं। ऐसा तो कि टॉयलेट तो बन गए बट पीपल आर स्टिल डिफेक्टिंग इन ओपन एरियाज, तो तुम टॉयलेट का कुछ पर्पस ही नहीं रहा। इसी को कहते हैं इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट या फिर आउटपुट ऑडिट भी कहते हैं इसी चीज को। तो इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या क्या आता है? इकोनॉमी ऑडिट, जिसमें आप ने जो खर्चा किया है फाइनेंशियल एंगल से आप चेक करते हो कि उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एट मिनिमम कॉस्ट में मिली है या नहीं मिली है। साथ में आप इफिशियंसी भी चेक करोगे कि मैं जितना इनपुट दे रहा हूं वो एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। साथ में आप ये भी चेक करोगे कि जो हमारी पॉलिसीज है
वो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसे मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब हमारी पॉलिसीज, हमारी सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं है। ये हो गया एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। एक बार देख लीजिए आप इसे, देन हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। सर कितने टाइप्स ऑफ ऑडिट हमने पढ़ लिए, एक बार क्विकली देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का डिफरेंस। फिर हमने स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिफरेंस देखा, उनका मतलब देखा। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, इंटरनल ऑडिट पढ़ा, गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा, फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ा, एनवायरमेंट ऑडिट भी पढ़ा, और साथ में इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हुए अगला है प्रोप्राइटरी ऑडिट। कितने बार ये वर्ड है प्रोप्राइटरी ऑडिट, एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो अ प्रोप्राइटरी ऑडिट इज नॉट concerned with truthfulness and fairness of the financial statements and books of account of the client, but also ensures that the transactions entered into by the client, business practices and activities undertaken are not against the public interest. Its objective is to see that business lives up to standards of proper conduct. Legal, economic and financial are all equally important aspects that require to be looked into during the course of the audit. Proprietary audit is an essential element of government audit. पढ़ा था हमने proprietary audit. The CNAG examines the propriety of all government expenditures to ensure that they have been incurred in the interest of general public and are not influenced by personal interest of the government authorities sanctioning it. जो पर्सन वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कर रहा है या वो पर्टिकुलर खर्चा कर रहा है, वो पर्सन वो खर्चा पब्लिक के बेनिफिट के लिए कर रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, उससे अपना कुछ पर्सनल गेन या पर्सनल एडवांटेज नहीं ले रहा है। यह है हमारा प्रोप्राइटरी ऑडिट। देन आता है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? ऑपरेशन, ये वर्ड मैंने कहा है। ओएम नाम का आपको एक सब्जेक्ट भी है, तो उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो आपके बिजनेस के जो ऑपरेशंस है, जो प्रोसेसेस है या जो एक्टिविटीज है आपकी, उसका आप ऑडिट करोगे। ऑपरेशन ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, the relation of department control to general policies and its relation with control of other departments. It provides an appraisal of whether the department is operating in conformity with the prescribed standard and procedures laid down by the management. ऑपरेशन ऑडिट में आप क्या चेक करते हो कि ऑपरेशंस प्रॉपर वे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो स्टैंडर्ड हमारे प्रोटोकॉल्स है या प्रोसेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल रखा है कि फर्स्ट स्टेप में एबीसी एक्टिविटी करो, फिर पीक्यूआर एक्टिविटी करो एंड देन यू स्टार्ट द मशीन। तो आपने ऑपरेशन करते समय ये किया है कि नहीं किया है? जो प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड है या जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप चेक करोगे ऑपरेशनल ऑडिट। देन कंटिन्यूअस ऑडिट, मैंने कहा था इंटरनल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट आर रिलेटेड, तो देखते हैं ये क्या है। Continuous audit may be defined as the examination and verification of a firm's financial transactions and their supporting documents continuously throughout the year at regular intervals. सर ये रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स क्या है? आप डे टू डे बेसिस पर भी कैसा कर सकते हो, आप हर 15 डेज के बाद में भी कर सकते हो, या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अपने कंफर्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। कंटिन्यूअस ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट दोनों रिलेटेड टर्म्स है। आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूअस ऑडिट को ही कंटिन्यू करेंगे।
The basic feature of continuous audit are, it is a process conducted throughout the year, साल भर चलेगी. It is conducted at regular or irregular intervals. It focuses on testing 100% of transactions. Audit में हम 100% टेस्टिंग नहीं करते हैं. जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं. हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, सैंपल टेस्टिंग करते हैं हम, अवेलेबल पॉपुलेशन में से सर्टन डेटा, सर्टन सैंपल्स स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस ऑडिट फोकस करता है 100% ट्रांजैक्शंस के ऊपर. टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन कंटिन्यूअस ऑडिट. कंटिन्यूअस ऑडिट प्रोवाइड्स एडवांस नोटिस अबाउट एरर्स एंड इरेगुलरिटीज डिटेक्टेड. एडवांस में बता देता है कि उसे करेक्ट करो. सरप्राइज विजिट्स बाय द ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व. सरप्राइजली जाके विजिट कर दिया, आज मुझे कैश वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि कैश करेक्ट है या नहीं है. तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं कंटिन्यूअस ऑडिट के. सर व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? अर्ली लोकेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. कोई भी फ्रॉड होगा या एरर होगा, आप पहले ही लोकेट कर लोगे और उसे करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए बोल दोगे, ताकि आप मतलब क्या है, क्विक रेक्टिफिकेशन हो जाए. मैनेजमेंट को आप गाइड कर सकते हो, क्लाइंट को आप गाइड कर सकते हो कि इस तरीके का आप एक्टिविटीज करो, ये आपकी एरर्स हो रही है, आप इस डायरेक्शन में इस प्रोसेस से काम करोगे तो आपके एरर्स या कम होगी या आपका गवर्नेंस या आपका सिस्टम बढ़ेगा. कंटिन्यूअस ऑडिट हेल्प्स इन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इन टाइम. एक मोरल चेक होता है एम्प्लॉयज के ऊपर और क्लाइंट के ऊपर भी. और स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो फोकस है, जो कंप्लायंस है, वो इंप्रूव होता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या कहेगा कि यहां पर तो कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है, तो मैं अपना फोकस कुछ और एक्टिविटीज पे रखता हूं जो ज्यादा वैल्यूएबल है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यह है हमारा कंटिन्यूअस. क्लियर है? आगे बढ़े. सो कंटिन्यूअस ऑडिट की कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी है. जैसे कंटिन्यूअस ऑडिट में मान लेते हैं मई मंथ का आपने ऑडिट कर लिया, मई महीने का वेरीफाई कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट कंटिन्यूअस ऑडिट होने के बाद में भी तो डेटा या बुक्स ऑफ अकाउंट को अल्टर कर सकता है. The records and figures in the books of account which have been already checked by the auditor may be altered after the audit is over. इसके अलावा कंटिन्यूअस ऑडिट में एक कंटिन्यूअस ऑडिटर फ्रीक्वेंटली आपको विजिट करेगा डे टू डे बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर. तो जो मेन अकाउंटिंग का या मैनेजमेंट का जो मेन काम है उसमें इनकन्वीनियंसेस आ सकते हैं, उसको वर्क को थोड़ा स्लो मोशन में भी काम हो सकता है, बिकॉज कंटिन्यूअस ऑडिट चल रहा है एक जगह पर, तो मैनेजमेंट को उनको भी अटेंड करना है. क्लाइंट में सफर ड्यू टू क्लैश ऑफ ड्यूटीज बिटवीन इट्स स्टाफ एंड दैट ऑडिटर्स क्लैश ऑफ वर्क. ऑडिटर कह रहा है कि पहले मेरे कंटिन्यूअस ऑडिट की जो एरर्स है उसे रेक्टिफाई करो या मेरे क्वेरीज का आंसर करो, और मैनेजमेंट कह रही है हमारा काम करो, तो स्टाफ तो बीच में फंस गया. Continuous audit is more expensive because the auditor has to devote more time to his audit. The work of audit becomes too mechanical and repetitive. ये कुछ डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस है कंटिन्यूअस ऑडिट के. आई होप आपको क्लियर है. अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चेक करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इमर्जिंग एंड डायनामिक एरिया. इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस वर्ड से आप लोग अवेयर हो, जो आईटी सिस्टम आप यूज कर रहे हो हम उसको ऑडिट करेंगे. एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको इसके लिए. इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बिगेस्ट असेट. आपका डेटा, आपके डेटा की सीक्रेसी, प्राइवेसी, आपके सिस्टम का कंट्रोल, सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक्स ऑफ वायरसेस या malwares या एनी अदर सच थिंग इज नेसेसरी. तो इसीलिए होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. सो शॉर्ट में रीजंस क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के, हम वो देख लेते हैं. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लूजिंग डेटा रिसोर्स. डेटा इज असेट टुडे.
डेटा इज अ करेंसी टुडे। कुछ समय पहले हमने न्यूज में भी देखा होगा, ये डेटा लूज करने का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। देन consequences of losing the data resource, इसके अलावा the possibility of misallocating resources because of decision based on incorrect data or decision rules। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक डेटा कंपनी से डेटा बुलाया कि हमको डिमांड किस एज ग्रुप में ज्यादा है बेस्ड ऑन द रिसर्च, और उस डेटा में ऐसा दिखाया गया है कि हमारे प्रोडक्ट को जो डिमांड है वो 5 इयर्स से लेकर 10 इयर्स के पॉपुलेशन में ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड थी हमारी वो 15 to 20 इयर्स के पॉपुलेशन में थी। लेकिन हमने तो जो डेटा रिसोर्स था उसके बेसिस पर तो हमने हमारे फिजिकल, मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेस अलॉट कर दिए थे, डिसीजन भी ले लिया था, हमारा तो नुकसान हो गया। इसलिए डेटा ऑथेंटिसिटी भी जरूरी है हमारे लिए। The possibility of computer abuse if computer systems are not controlled। कुछ समय पहले हमने देखा था कि ग्लोबल स्केल पर कुछ वायरसेस के अटैक्स हुए थे, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है हमारे सिस्टम्स को। Then the high value of computer hardware, software and personnel, high cost of computer errors, the need to maintain the privacy of individual, और लास्ट में the need to control the evaluational use of computer। These are few reasons for information system audit। याद होना आपको ये। तो क्या क्या जरूरत है, क्या रीजन है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के? सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लूजिंग डेटा रिसोर्स, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे लिए अगर हमने डेटा लूज कर दिया तो। possibility of misallocating resources because of decision based on incorrect data or decision rules, possibility of computer abuse if computer systems are not controlled, the high value of computer hardware, software and personnel, the high cost of computer error, the need to maintain the privacy of individual persons, the need to control the evaluation of computers। This is what information system audit does। इसके अलावा there are some other or miscellaneous audits as well। सर बस करो, कितने टाइप्स के ऑडिट हम लोग पढ़ रहे हैं। सो अदर्स और मिसलेनियस ऑडिट में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? फाइनल ऑडिट जो ईयर एंड पे होता है, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होते हैं। इंटरिम ऑडिट जो दो ऑडिट के बीच में होता है उसे कहते हैं इंटरिम ऑडिट, बीच वाला ऑडिट, समथिंग लाइक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs। यानी इंटरिम ऑडिट मतलब ऑडिट जो दो ऑडिट के बीच में होता है। बैलेंस शीट ऑडिट, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन होता है, यानी जो बैलेंस शीट के असेट्स है और लायबिलिटीज है इनका वेरिफिकेशन होता है। आप चेक करोगे कि जो असेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में लिखी गई है या रिफ्लेक्ट की गई है, क्या वो असेट्स और एक्चुअल में है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो असेट्स आप ही के नाम पर है। नंबर 3, क्या वो असेट्स और लायबिलिटीज आज के तारीख में वैलिड है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस है उनके। क्या ऐसा तो नहीं कि असेट्स आर ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड और लायबिलिटीज आर ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डेप्रिसिएशन ठीक से प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को लोन दिया है और वो पर्सन तो इंसॉल्वेंट हो चुका है फिर भी बैलेंस शीट में लोन एज अ असेट दिख रहा है। ये होता है बैलेंस शीट ऑडिट। देन कंप्लीट, पार्शियल, डिटेल, इन डेप्थ ऑडिट, पूरा ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट। पार्शियल ऑडिट थोड़ा सा ऑडिट, एक पार्ट का ऑडिट। डिटेल्ड, इन डेप्थ में जाके ऑडिट। ये कुछ ऑडिट के टाइप्स है। इसके अलावा भी कुछ और ऑडिट के टाइप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट। ये कुछ ऑडिट है जो आप सोच सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मेन थीम सबकी सेम, दैट इट इज अ वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस।
पर्पस और स्कोप डिपेंडिंग ऑन द ऑडिट चेंज हो सकता है। जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में उसका पर्पस होता है जो स्टैट्यूट ने लिखा है वो, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो मैनेजमेंट ने कहा है वो, इंटरनल ऑडिट में आपका या कंटिन्यूअस ऑडिट में कंटिन्यू एरर या रियल टाइम बेसिस पर वेरिफिकेशन का पर्पस होगा। इन्वेस्टिगेशन में जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो पर्टिकुलर आपका वर्क बोला है, वो पर्टिकुलर असाइनमेंट का जो पर्पस है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा, फ्रॉड है या नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ तो गड़बड़ है वो होगा। एनवायरमेंटल ऑडिट में आपका पर्पस होगा ये चेक करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, हमारे एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है और हम किस तरीके से वो नुकसान को कम कर सकते हैं। ये कुछ पर्पस है सुबह। गवर्नमेंट ऑडिट में आप लोगों का पर्पस होगा, क्या पर्पस होगा? एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन वगैरह ऑडिट का। इसके अलावा हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एज वेल। कुछ और ऑडिट भी हो सकते हैं। एनर्जी ऑडिट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, इसके ऊपर आप सोच सकते हो, जिसमें एनर्जी किस तरीके से सेव करते हैं वो उसके बारे में देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि हाउ वी कैन सेव द एनर्जी। क्या हम ट्यूबलाइट के जगह पे CFL यूज कर सकते हैं? क्या हम 1 स्टार वाले इक्विपमेंट की जगह पर मल्टीपल स्टार वाले इक्विपमेंट्स यूज करें ताकि हमारी एनर्जी सेव हो? आई एम गिविंग सम लीड्स टू यू। ये जो अदर ऑडिट्स है इसके बारे में किस तरीके से आप सोच सकते हो। और ये सब होने के बाद कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिनके ऊपर आपको सोचना है और आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि ऑडिट राइटिंग वाला पेपर है, थियोरी पेपर है। सबसे पहले आपको देखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, बी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सी एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट, डी स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट ऑडिट, ई स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, एफ स्टैट्यूटरी एंड फॉरेंसिक ऑडिट। इनका आपको डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। 5 मार्क्स ईच के लिए सवाल है, ये मान के चलिए आप। A is for 5 mark, B is for 5 mark, C is for 5 mark, likewise D, E and F each is for 5 marks. Then question number 2, what are the advantages accrue out of audit in a sole proprietorship and partnership firm? तो ऑडिट के एडवांटेजेस आप लोगों को पता है, तो उन एडवांटेजेस को, उसी पॉइंटर्स को सोल प्रोप्राइटर के एंगल से और पार्टनरशिप के एंगल से अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट पॉइंटर्स के साथ आपको लिखना है। देन शॉर्ट नोट्स लिखनी है। पहला सोशल ऑडिट के ऊपर, सोसाइटी के लिए जो होता है। एनवायरमेंटल ऑडिट के ऊपर, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग हजार्डस इंपैक्ट, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है, इंटरिम ऑडिट क्या है, एंड देन बैलेंस शीट ऑडिट क्या है। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिनके आपको जवाब लिखने हैं। साथ में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है वो भी आपको लिखना है। क्लियर है? जवाब लिखने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो कीवर्ड्स या की स्टेटमेंट्स हम लोगों ने सेशन में यूज की है उनको रिप्रोड्यूस करना है आंसर्स में। नाउ प्री कैप ऑफ द नेक्स्ट सेशन। हम अगले सेशन में ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर एक क्विक शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। हमने सेशन 1 में देख चुके हैं ये। देन ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, देन ऑडिट नोटबुक क्या होती है, ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं और ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, और कुछ और पॉइंट्स भी हम देखेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि सेशन 1 और सेशन 2 ये मिलाकर आपको 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। जो हम थर्ड सेशन करेंगे उसमें भी 5 मार्क का मिनिमम वेटेज लेके आपके एग्जाम में आएगा। और हम कोशिश करेंगे थर्ड सेशन होने के बाद या फिर ड्यूरिंग द थर्ड सेशन इटसेल्फ प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स का एनालिसिस का पार्ट 1 करें, ताकि हम चेक करें कि जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, उसमें हम कितने मार्क्स का एग्जाम में लिख पाते हैं। मे बी आफ्टर थर्ड सेशन और आफ्टर फोर्थ सेशन
उस प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, इसका पार्ट 1 रहेगा वो। इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बाद में आएगा, जिसमें हमारा फाइनल एग्जामिनेशन या फाइनल एनालिसिस होगा। आई होप कि जो हमने अभी तक देखा है, जो दोनों सेशंस है, आप लोगों ने ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ स्टडी किए हैं, बिकॉज ऑडिटर की पहली क्वालिटी है इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। तो आपने इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारे सेशंस देखे हैं, सारे सेशन की नोट्स भी बनाई हैं, और एक पर्पस के साथ आपने पढ़ाई किया है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। पेपर थ्योरी है, इसलिए सेशन भी थ्योरी ही चलेंगे और वर्ड्स भी वही यूज करेंगे जो हमें एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने हैं। आई होप आप लोगों को दोनों सेशंस क्लियर हुए हैं, आप लोगों को समझ में आए हैं। कुछ अगर आप लोगों को क्वेरीज है तो आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हो, हम उनके जवाब देंगे। एंड में स्टे एट होम, स्टडी, बी सेफ, थैंक यू।